क्लास। मैं वीपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बरेली से ट्रेनर सुधीर जों। आइए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ें और एक बार फिर से हमारे पास टॉपिक है प्रिपेयर फॉर सैम्पलिंग। एक सैंपल को अपडेट करने के लिए, तैयार करने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी के बारे में हम आज अपने इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर पहले रिपीट करा दूँ, जिसमें सबसे पहले चीज़ हम स्टडी करेंगे मेजरिंग यूनिट। मेजरिंग यूनिट या इसको हम ऐसे कह लें मेजरिंग टेक्निक। कौन कौन सी नापें हैं उस सैंपल के लिए ज़रूरी हैं और उन नापों को हम किसी गारमेंट के माध्यम से या बॉडी के डायरेक्ट बॉडी से मेजरमेंट को कैसे हम कलेक्ट करेंगे और फिर उसका यूज़ हम सैंपल में प्रयोग करेंगे। दूसरा है फिर बॉडी मेजरमेंट और मेजरिंग टेक्निक इसी के अंतर्गत है। तीसरा है रिक्वायर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट। जब हम कोई भी सैंपल तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे सैंपल में अगर कोई भी शेप गलत हो गया, ख़राब हो गया, मान लीजिए कि नेक का डिज़ाइन है राउंड में है, वो अगर सही नहीं हो रहा है तो हमारा कॉलर जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। आर्म होल का शेप अगर सही से नहीं दिया गया है, कम ज़्यादा हो गया है, तो हमारी स्लीव जो है वो डिफेक्ट होगी, झोल आ सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो टूल्स और कुछ इक्विपमेंट हैं वो हम एक सैंपल तैयार करने में हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर गारमेंट। अब उस सैंपल का किस टाइप का फैब्रिक है, उसमें हम किस टाइप का मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि जब उसकी धुलाई होती है, वॉश होता है, तो वो ख़राब ना हो। कॉलर जो हमने उसका तैयार किया है, कप जो हमने तैयार किए हैं, पॉकेट जो तैयार किया है, वो मटेरियल के हिसाब से ही आगे उसकी जो है मजबूती डिपेंड। ये हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम एक सैंपल बनाने के लिए इन चीज़ों की हमें बहुत रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहला हम अपने पहले टॉपिक पे चलेंगे, जो पार्ट हमारा है मेजरिंग यूनिट, यानी बॉडी मेजरमेंट और मेजरिंग टेक्निक जो है वो क्या है। यहाँ पर अगर हम नाप की बात करें तो हमने इसे जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको 3 भाग में विभाजित किया है। सबसे पहला जो इसकी टेक्निक है वो लेंथ वाइज। लेंथ को अगर हम हिंदी में ऐसे करें, इसमें सारे वो मेजरमेंट, सारे वो नापें जो हैं वो लंबाई के ऐड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से हम अगर एक शर्ट को ले लें, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे जो जितने भी गारमेंट हैं, जितने भी सैंपल हैं, वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अपर और एक होता है लोअर। अपर में चाहे वो मेंस हो, किड्स हो, टी शर्ट है, कुर्ता है, कोट है, जैकेट है, शर्ट है, शेरवानी है, ये सारे गारमेंट जो हैं वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग पे पहनने वाले गारमेंट हैं। इन सैंपल को तैयार करने के लिए अलग अलग गारमेंट जो अभी हमने नाम क्लियर किए हैं, गारमेंट के नाम क्लियर किए हैं, उनमें लगने वाली जितनी भी लंबाइयों की नापें हैं, लंबाई की नाप, मान लीजिए अगर कोट बना रहे हैं तो कोट में कोट की लेंथ डिज़ाइन के आधार पर छोटी रखनी है या बड़ी रखनी है। ये किसी भी कस्टमर के डिज़ाइन या उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है या फिर फैशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ कपड़े हमारे शॉर्ट में आ जाते हैं तो उनकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी।
कहने का मतलब है कि जितने भी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले कपड़े हैं उनकी जितनी लेंथ है, मान लीजिए कि स्लीव्स हो गया, नेचुरल वेस्ट की लंबाई हो गई, लेंथ लंबाई की नाप हो गई, तो इसी तरीके से शरीर के निचले भाग में जो लोअर भाग है, कमर से और एड़ी तक पहने जाने वाले, चाहे वो हाफ हो, शॉर्ट हो या फुल हो, अगर हम हाफ पैंट बना रहे हैं तो उसमें हमारे लंबाई की नाप की जरूरत पड़ेगी। ट्राउज़र हम बना रहे हैं तो उसमें कई नापों की ज़रूरत हो जाती है, पूरी लेंथ है, नी लेंथ है, लेग लेंथ है। मतलब ये पहला स्टेप जो है, चाहे वो बच्चों के कपड़े हो, ब्लाउज हो, फ्रॉक हो, कुर्ती हो, नाइटी हो, जितने भी गारमेंट अपर और लोअर भाग में बनाए जा रहे हैं उनमें हम इन लंबाई की लेंथ की नाप को ऐड करें। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है विड्थ वाइज। विड्थ वाइज को अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो ये आता है चौड़ाई की नाप, चौड़ाई की। इसमें केवल जो है अपर गारमेंट ही ऐड करे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि शोल्डर की नाप है, कोट अगर बना रहे हैं, जैकेट बना रहे हैं, सदरी बना रहे हैं, जैकेट बना रहे हैं, जवाहर जैकेट बना रहे हैं, या अगर कोई भी ऐसा वूलन या कॉटन कोई भी ऐसा गारमेंट हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें शोल्डर की नाप जो है वो मस्ट है। इसी में दो नापे हम और ऐड करते हैं, जैसे कि एक्स चेस्ट और एक्स बैक। ये दोनों चीजें हमारे सैंपल की एकदम फिटिंग को एकदम निर्धारित कर देती हैं, एक्स बैक और एक्स चेस्ट। कहने का मतलब है कि ये सेकंड स्टेप जो है हमारा वेट वाइज जो है वो सैंपल में लगने वाली सारी चौड़ाई की नापों को ऐड। तीसरा जो है हमारा वो गर्थ वाइज। गर्थ वाइज टेक्निक में क्या है, हिंदी में अगर हम इससे बात करें तो ये गोलाई की नाप है। गोलाई, जहां पर 1 इंची टेप हमारा पूरा बॉडी में पूरा सर्किल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मिल जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। अब ये गोलाई यानी गर्थ वाइज मेजरमेंट जो है ये भी दोनों पे डिपेंड होता है। शरीर के ऊपरी भाग पे पहने जाने वाले गारमेंट, या तो शर्ट है, टी शर्ट है, कोट है, जैकेट है, सदरी है, ब्लाउज है, फ्रॉक है, अदरवाइज कोई भी कपड़े, बच्चों के, महिलाओं के या पुरुषों के कपड़े जो हैं वो जो भी हैं उनके सारे गोलाई की नाप है। अब गोलाई में अगर हम सबसे पहले देखें, अगर शर्ट बन रही है या जिसमें कॉलर लग रहा है या जिसमें पाइपिंग लग रही है, उसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है नेक राउंड। नेक राउंड के बाद फिर हम आगे बढ़ें तो चेस्ट राउंड हो गया, वेस्ट राउंड हो गया, सीट राउंड हो गया, नी राउंड हो गया, स्मॉल राउंड हो गया, बॉटम राउंड हो गया। स्लीव में स्लीव कफ या स्लीव की बॉटम जो है उसकी गोलाई। तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेप जो है हमारा गारमेंट में लगने वाली वो सारी गोलाइयों की नापों को हम ऐड करें। ये 3 स्टेप से हमारे किसी भी सैंपल में लगने वाली लंबाई, चौड़ाई और गोलाई की नापें जब ऐड हो जाती हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम मेजरमेंट, नाप, डिज़ाइन के आधार पर हम उस सैंपल को तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि केवल यही 3 स्टेप, यानी ये पहली टेक्निक जो है मेजरिंग टेक्निक के आधार पर जो ये 3 स्टेप हैं, इन्हीं से अभी हमारा काम नहीं चलेगा। अभी हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बाद जब हम सैंपल की ड्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, ट्रेसिंग और फोल्डिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स और इक्विपमेंट की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड टूल्स और इक्विपमेंट को हम एक बार देखेंगे। इसको भी हमने लगभग 4 या 5 चरणों में जो है विभाजित कर दिया है, ताकि इस टॉपिक को और ये सारे इक्विपमेंट्स और टूल को समझने में हमें काफी
आसानी हो जाए। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन टूल में मेजरिंग टूल को हम ऐड करें। जैसे हमारा किसी भी सैंपल को तैयार करने के लिए पहली टेक्निक, जो पहला यूनिट था, उसको हमने देखा कि नाप की जरूरत है। लेकिन किसी भी सैंपल को तैयार करने के लिए जो हमें मेजरिंग टूल्स हैं, अलग अलग तरीके से मेजरिंग टूल्स की जो जरूरत पड़ेगी, उसको अगर हम देखें तो जैसे इंच टेप हो गया, उसके बाद में सीपीजी टेप हो गया। सीपीजी टेप एक ऐसा टेप है जो कार्पुलेंट, जिसका बॉडी का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, जो नाप है, वो एक अनुपात में नहीं होता है। उसका चेस्ट कम है, उसका पेट बाहर निकला हुआ है, उसकी कमर कम है, कमर ज़्यादा है, हिप कम है। ऐसी बॉडी गारमेंट के लिए हम एक टेप का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है सीपीजी टेप जिसे कहते हैं, यानी कटर प्रैक्टिकल गाइड टेप। इसमें 2 से 3 इंची टेप लगे होते हैं और ये अलग अलग नापों को, एक चेस्ट है, ओवर शोल्डर है, फ्रंट शोल्डर है, एक्स बैक है, एक चेस्ट है, ये सारी नापों को सेपरेट अलग अलग जो है नोट करता है। मेजरिंग स्टैंड है, ये प्रोडक्शन जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में चलता है वहाँ पर एक स्टैंड होता है जो बहुत ज़्यादा लेंथ वाले कपड़े होते हैं, तो इस पर एक स्केल लगा होता है जिस पे मीटर, सेंटीमीटर और इंच के निशान होते हैं। तो उन गारमेंट के, लंबे गारमेंट का, जैसे ओवरकोट हो गया, नाइटी हो गया, गाउन हो गया, तो इस टाइप के गारमेंट को हम उस पर मेजर कर देते हैं और उसका मेजरमेंट जो है तैयार। मतलब ये हमारी पहला स्टेप जो है, इसमें वो हम सारे टूल इकट्ठा कर लेते हैं जो हमें मेजरमेंट लेने में जो है थोड़ा हेल्प करते हैं। अब नीचे आप लोअर गारमेंट बनाने के लिए मान लीजिए कि हम ट्राउजर बना रहे हैं, तो वहां पर हमें एक ट्राउजर टेप की जरूरत पड़ती है। ये टेप क्या होता है कि 1 इंची टेप और लकड़ी के अर्थ चंद्राकार की हेल्प से बना होता है, और इससे हम ट्राउजर टेप का मेन काम जो है वो लेग गारमेंट पे पहने जाने वाले गारमेंट का लेग मेजरिंग जो है, लेग मेजरमेंट जो है वो इसकी हेल्प से हमारी नाप जो है तैयार होगी। उसके बाद जब हमारे पास मेजरिंग टूल्स हमारे पास इकट्ठा हो गए और हमने इसे नापों के लिए इस्तेमाल कर लिया जो हमारे एक सैंपलिंग में प्रयोग हो गए, उसके बाद सेकंड नंबर जो है हमारा वो आता है ड्राफ्टिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट तैयार कर लेते हैं तो उस पर हमें ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब ड्राफ्टिंग टूल्स में कई चीज़ें शामिल हैं। किसी भी गारमेंट में हमें अगर लंबाई और चौड़ाई के नापों को अगर हम खींचना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम L स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्क्वायर हमारा जो है एक बार में लेंथ की और विड्थ की, लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई की नापों को वन टाइम में खींचता है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और गारमेंट में लगने वाली जो लाइंस हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, वो एकदम क्लियर हो जाती है। अब है क्या कि अगर हम बिना इंची टेप की सहायता से, अदर किसी सहायता से अगर हम लाइनों का प्रयोग करते हैं तो लाइन टेढ़ी होगी हमारे, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाइन है उनमें डिफेक्ट हो जाने का मतलब है कि सैंपल का जो बैलेंस है, जब ये सैंपल तैयार होगा और इसे जब हम डमी पर ट्रायल करेंगे फिटिंग के लिए, तो इसका बैलेंस ठीक नहीं होगा। यानी उस समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी बॉडी आकृति, बॉडी फिगर जो है कोई बिल्कुल स्ट्रेट होकर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके फ्रंट का बैलेंस हम सामने की तरफ ज़्यादा रखते हैं। कोई आकृति ऐसी है कि वो सामने थोड़ा झुक के चल रहा है, तो सामने झुकने वाले का जो बैक फ्रंट है उसका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा जाता है लेंथ में। ये डिफेक्ट कहाँ से शुरू होगा? ये जब होगा जब हमने उनकी अंदर की कंस्ट्रक्शन लाइन को सही तरीके से नहीं खींचा है, अपनी ड्राफ्टिंग पर हमने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया है, तो ये डिफेक्ट जो है हमारा उस गारमेंट में 100% आ जाएगा।
इसी तरीके से हम अगर ट्राउज़र तैयार कर रहे हैं, पैंट तैयार कर रहे हैं, चाहे वो फिटिंग में हो, बैगी हो या अदर किसी भी डिज़ाइन में हो, तो वहां पर एक लेग शेपर एक ऐसा टूल्स है जो जिसे लेग लेंथ बोलते हैं। इसका शेप ही कंपनी ने इतना डिसाइड किया है कि वेस्ट और लेग लेंथ का शेप ही ये डिसाइड करता है। इसमें घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस मेजरमेंट के हिसाब से आप लेग शेपर को सेट कीजिए और लेंथ के हिसाब से ट्राउजर में जो शेप दिया है, जो लंबाई है, उसके हिसाब से सेट करने से आपके ये लेग लेंथ का शेप एकदम क्लियर होगा और हमारी वो ट्राउजर जो है उसका बैलेंस और उसकी क्रीज जो है वो रेगुलरली एकदम फिट होगी। निशान लगाने के लिए जैसे चौक हो गई, उसका इस्तेमाल करते हैं। कई तरीके की कंपनियों ने चौक का निर्माण किया है, कलर। अब बात आती है कि ये शेप लाइनों को, कंस्ट्रक्शन लाइन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट में हमारा ये आता है, जैसे नेक की गोलाई है, आर्म होल की गोलाई है, ये शेप गलत हो जाने से अगर मान लीजिए कि हमारा नेक है और नेक पे जो हमारी जो उसका राउंड है, जो गर्थ है, वो अगर सही तरीके से नहीं दी गई है, तो आप ये मान के चलें कि 100% जो हमारा कॉलर है वो क्या होगा, वो आउट ऑफ जॉइंट होगा। उसका बैलेंस और उसका जो सेंटर है वो आउट हो जाएगा। और आउट होने पे क्या होगा कि वो सैंपल बन के जब ट्रायल पे जाएगा और जब उसका ऊपर का नेक का जब बटन लगेगा तो वो कॉलर जो है सामने नहीं होगा। यानी हमारी जरा से नेक राउंड की गलती से टाई बांधने वाले की इच्छा कभी पूरी होगी नहीं, वो टाई बांध ही नहीं पाएगा क्योंकि कॉलर सेंटर पे है ही नहीं। और वो गलती कहां से हमारी हुई है, नेक राउंड पे अगर हमने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर लिया होता, आर्म होल पे हमने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर लिया होता, तो टाई वाले की इच्छा भी पूरी हो जाती और उसकी फिटनेस जो है सामने वाले भी कहता कि बहुत स्मार्ट लग रहा है, फिटिंग बहुत अच्छी। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे शेप जो है ना, ये इक्विपमेंट और टूल की सहायता से अगर हम गारमेंट में देते हैं तो हमारा सैंपल जो है वो बिल्कुल डिफेक्ट यानी दोषपूर्ण होगा, एक भी डिफेक्ट उसमें नहीं होगा, उसकी फिटिंग सही होगी, उसका शेप सही होगा। तो एल स्क्वायर हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, लेग शेपर हमारा शेप में आया, फ्रेंच कर्व हमारा जो है जितनी भी गोलाइयों के हैं, पॉकेट हम बना रहे हैं उसकी गोलाई हमसे बार बार खराब हो रही है, पैटर्न हम तैयार कर रहे हैं, उसका राउंड जो है वो सही नहीं हो रहा है, तो हमने वहाँ पर फ्रेंच कर्व की सहायता से, फ्रेंच कर्व एक ऐसा प्लास्टिक का और ऐसे कई सेट होते हैं छोटे बड़े, जहाँ पर छोटे शेप की जरूरत होती है वहाँ पर हम छोटा शेप इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर बड़े शेप की जरूरत है तो हम बड़े शेप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन और गर्थ और गोलाई की नापों को डिसाइड करने वाले हमारे ये टूल्स हैं। चौक हमने बताया कि चौक से निशान हमेशा इसलिए लगाए जाते हैं कि ये चौक जो है वो टेम्परेरी होती है, कपड़ा बनने के बाद कोई भी ऐसी परमानेंट मार्कर, परमानेंट पेंसिल का हम प्रयोग नहीं करते हैं जिससे कि ये निशान बन करके हमारे कपड़े के सीधी तरफ आ जाएंगे और हमारे कपड़े में एक दाग सा लग जाए। तो इसलिए हम ऐसी कच्ची चौक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ब्रश की सहायता से मिटा भी सकते हैं। अब हमारे ट्रेनिंग सेंटरों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो सैम्पलिंग टेलर के कोर्स के अंतर्गत जो ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्राउन पेपर हो गया। ये ब्राउन पेपर क्या होता है कि डायरेक्ट कपड़ा ना काट करके हम किसी भी पैटर्न को ब्राउन पेपर पर तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद में इसको चेक करते हैं कि इसका मेजरमेंट सही है, इसकी ड्राफ्टिंग सही है, इसकी कटिंग सही है, और उसी से हम फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं डिज़ाइन को किस पर, कपड़े पे। तो ये एक ऐसा साधन है बिगनर्स के लिए, ये और मिल्टन पीस, ये दोनों जो हैं ड्राफ्टिंग टूल्स और इक्विपमेंट में सहायक सामग्री में आते हैं। मिल्टन पीस से गर्म कपड़े का एक बना हुआ ये टुकड़ा होता है जिससे कि हम ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करवा देते हैं कि हमारा जो सैंपल बन रहा है, जो हम किसी सैंपल का मेजरमेंट या ड्राफ्टिंग जो कंप्लीट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। मतलब चेक पॉइंट हमारा जो है वो मिल्टन पीस पर पैटर्न हो गया, मिल्टन पीस पे हमने ड्राफ्टिंग करी और ब्राउन पेपर पे हमने उसे ट्रेस किया और उसको कटिंग करके फिर जब हम कपड़े पे ट्रांसफर करते हैं तब वो सैंपल में कोई भी डिफेक्ट रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
इसी तरीके से और इसमें छोटे मोटे और ऐसे इक्विपमेंट हैं, जैसे हमारे पास ट्रेसिंग व्हील है। ट्रेसिंग व्हील से क्या होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि उन पर निशान नहीं उठते हैं, तो ऐसे कपड़े जिन पर कि हम धागे से थ्रेड मार्का से निशान नहीं उठा रहे हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जिन पर निशान उठ जाते हैं, तो उस पर हम ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल कर लेते हैं। और भी छोटे छोटे सहायक सामग्री जैसे हमारी पिन हो गई। पिन्स का हम इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कई लेयर में हमें कपड़ा काटना है, और कपड़ा हमारे पास बहुत सिल्क है, साटन है, सिंथेटिक कपड़ा ऐसा है जो हमारी कटिंग टेबल पे थोड़ा सा नहीं रुक पा रहा है, या हमें ये लग रहा है कि ये नीचे वाला पीस जो है वो खिसक जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि इन पिनों से जो है उस कपड़े को एक जगह रोक देते हैं, और रोकने के बाद ऊपर से हम पैटर्न को रखते हैं, और पैटर्न को रख करके ट्रेसिंग व्हील से या अदर कार्बन है, कलर पेंसिल है, उससे मार्किंग उठा के हम कपड़े को जब काटते हैं तो हमारी ये परतें जो हैं ये एकदम बराबर से होती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा गारमेंट शर्ट हम बना रहे हैं जिसके दोनों तरफ पॉकेट लगना है, तो ड्राफ्टिंग में तो वन टाइम में एक फ्रंट में एक ही तरफ निशान लगेगा। दूसरी पॉकेट का निशान लगाने के लिए, या डार्ट का निशान लगाने के लिए, या कहीं पर टक्स डालनी है, उनके निशान लगाने के लिए हम इसका ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल करें। तीसरे में हमारा आ जाता है जब हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, हमने सैंपल के लिए मेजरमेंट कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हमने ड्राफ्टिंग के वो सारे टूल्स इस्तेमाल कर लिए, और पैटर्न पर हमने ड्राफ्टिंग जब कर दी है, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो कटिंग का। अब कटिंग में क्या है कि हम छोटे स्तर से कपड़े को काट रहे हैं या बहुत बड़े स्तर से काट रहे हैं, ये चीज हमारे सैंपल पर जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर तय। कटिंग टूल्स में अगर हम ऐसा बुटीक में या ऐसे कुछ कपड़े मोटे टाइप के हैं जो पैंट काट रहे हैं या हल्के कपड़े काट रहे हैं, तो यहाँ पर हम कई प्रकार की सीजरों का इस्तेमाल करते हैं। छोटी सीजर जो है वो हम स्टिचिंग के लिए मशीन पे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी हैं, 12 से 14 नंबर की हैं, अदरवाइज इससे भी ऊपर की जो कैंचियाँ हैं उनका इस्तेमाल हम कपड़ों को काटने में करते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर यही हमारा थोड़ा सा जो वर्क है, कटिंग का काम है, ये कई लेयर में बढ़ जाता है, यानी प्रोडक्शन में ये जब हमारी कटिंग जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लेयर हमारी जो है 100 से 200, 200 से 400 और 400 से 500 तक बढ़ जाती है। वहाँ पर हमारे लिए ये सीजर जो है ना, ये उपयुक्त नहीं है, लेकिन इतनी लेयर के लिए इन सीजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और वहाँ पर फिर जो है कटिंग में हमारे कटर इस्तेमाल होने लगते हैं। अब इसमें भी कटर जो है उनकी दो श्रेणियों में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक कटर जो है वो हमारा क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर कटर क्या है कि ये गोल ब्लेड होता है, और इसकी क्षमता जो है वो 100 से 50 से लेकर 100 या 150 तक ही ये कटर जो है हमारा इस कपड़े की कटिंग करेगा। ठीक है। उसके बाद फिर जब ज्यादा इससे ऊपर 200, 400, 500 की लेयर जब आती है, लेयर लगी हुई है, पैटर्न बिछा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला कटर जो है ना, ये नहीं काट पाएगा, आधी तय काटेगा और आधी छोड़ देगा। उसके लिए क्या है कि फिर दूसरा कटर जो हमारा होता है वो स्ट्रेट कटर होता है। इसमें तो 500 से 600 कितनी भी मोटी एकदम तय जो है वो एक कटिंग एक बराबर से आप सारे पीसों को काट। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि कम कटिंग है। सबसे पहले है कि एक दो पीस है, एक ट्राउजर काट रहे हैं, दो ट्राउजर काट रहे हैं, या एक साथ में दो शर्टें काट रहे हैं, जहां पर हम इस टाइप से टेलर है या बुटीक है, वहां पर हम कटिंग सिस्टम में बड़ी सीजर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही स्ट्रेंथ जब हमारी लेयर की, कपड़ों की, और इसकी जब बढ़ जाती है, 100 से 150 हो गई, 200 हो गई, 400 हो गई, 500 पीस का हो गया, तब हमारे पास आ जाता है कटर। और कटर जो है उसमें भी दो तरीके से डिवाइड करने किए हैं, एक सर्कुलर किया है और दूसरा स्ट्रेट कलर। अब लेयर जब हम लगा रहे हैं तो ये हमें गारमेंट की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो भी हमें थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है। ये फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ कटिंग टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में जब हम देख रहे हैं, कुछ ऐसी कैंचियाँ हैं, जैसे पिंकिंग सीजर का हम नाम लेंगे, तो पिंकिंग सीजर ऐसे कपड़ों पर प्रयोग करी जाती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रेशे निकलते हैं। कटे हुए कपड़े के किनारे से निकलते हुए धागों को रोकने की विधि जो कहलाती है, उसको हम सैम्पलिंग भाषा में, सैम्पलिंग टेलर की भाषा में हम उसे फ्राइंग बोलते हैं। फ्राइंग
फ्राइंग का मतलब है कि कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जिनके किनारे से बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे हैं, तो हम पिंकिंग सीजर से उसके किनारों को जब काट देते हैं तो वो धागे निकलने की संख्या, जो बड़ा धागा होता है वो छोटा हो जाता है, और धागा जब छोटा हो जाता है तो वो निकलना बंद हो जाता है। वहाँ पर हम इसी सीजर का इस्तेमाल करेंगे, पिंकिंग सीजर। कटर के बारे में हमने देख लिया, सीजर के बारे में हमने देख लिया, लेयर के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद कपड़े की मेजरमेंट हो गया, उसके बाद ड्राफ्टिंग हो गई। ड्राफ्टिंग के बाद में हमारा कटिंग, यानी सैंपल हमारा कट गया है, उसके बाद में फिर नंबर आता है स्टिचिंग। स्टिचिंग में कई चीजें हमें वो भी ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, कटिंग टूल, और फिर स्टिचिंग है। स्टिचिंग टूल्स में कपड़ा कट गया है, सैंपल कट गया है, उसके बाद स्टिचिंग टूल में सबसे पहले हमें क्या है, दो चीजों पर हमें बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो हमारी सुइंग मशीन, दूसरा हमारा नीडल, और तीसरा हमारा थ्रेड। ये सैंपल तैयार करते समय हमें इन तीन चीजों पे बहुत ध्यान रखना है कि हम कौन सी मशीन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो सैंपल हम तैयार कर रहे हैं। उस सैंपल में कहीं पे एम्ब्रॉयडरी तो नहीं की जाएगी, कहीं कोई ऐसा डिजाइन पाइपिंग वाला तो नहीं लगाया जाएगा। यानी कुछ ऐसे हमारे सैंपल बनने हैं जिस पर कि अगर हम हाथ से बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद उतना अच्छा उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके लिए क्या होता है कि हमारे जो ये मशीन है, सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन है, इसमें हम कुछ अलग से अटैचमेंट का प्रयोग कर देते हैं, और वो अटैचमेंट जो है जैसी रिक्वायरमेंट होती है सैंपलिंग टेलर में सैंपल बनाने के लिए, उसके हिसाब से उसमें उसके प्रेशर फुट की जगह पर, निडल प्लेट की जगह पर हम उस फोल्डर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएं कि मान लीजिए किसी भी ऐसी शर्ट में पाइपिंग लग रही है, या टक्स पड़ रही है, या प्लीट्स पड़ रही है, किसी ऐसे गारमेंट में कोई ऐसा वोमेंस मेंस गारमेंट बन रहा है जिसमें कि ये अदर से कोई भी चीज़ बन रही है, तो यहाँ पर हम मशीन में कुछ अटैचमेंट लगा करके और उसको हम सफाई से, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है वहाँ पर एक दो तो नहीं हो रहा है। अब फोल्डर क्या है कि वो पाइपिंग जो है वो 500 मैक्सी या 500 फ्रॉक या 500 ब्लाउज में एक जैसी बनाए, इसीलिए हम अपना इस सैंपल में ही फोल्डर का इस्तेमाल करके पाइपिंग हो गया, टक्स हो गया, प्लीट्स हो गया, और बहुत ऐसे सारे डिज़ाइन जो है फोल्डर के माध्यम से जो है बना देते हैं। तो यहाँ पर सैंपल हमारा किस टाइप से बन रहा है, उसका क्या डिज़ाइन किया गया है, क्या डिज़ाइन हम दे रहे हैं सैंपल में, तो उसके लिए ऐसे हम सुइंग मशीन का भी सिलेक्शन करेंगे जिसमें कि फोल्डर वगैरह का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। उसके बाद में हम निडल पर विशेष ध्यान देते हैं कि निडल हमारा फैब्रिक के आधार पर है या नहीं है। जो हम सैंपल बना रहे हैं उसका फैब्रिक जो है वो सिल्क है, कॉटन है, वूल है, सिंथेटिक है, नायलॉन है, किस टाइप का फैब्रिक है उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में मान लीजिए कि ऐसा कोई डेलिकेट कपड़ा है, बहुत महीन कपड़ा है, और उस पर हम निडल जो है 18 से 21, 22, 23, 24 बड़ी निडल का, बड़े नंबर की निडल का अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, एक होल जैसे बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, और होल बनने के बाद में वो कपड़ा हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा। थ्रेड का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे कि डेलिकेट कपड़ों में किस टाइप से हम थ्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है कि सैंपल में लगने वाला जो फैब्रिक है उसके अंदर जो हमारी मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, लास्ट वाला आप देखेंगे रिक्वायरमेंट मटेरियल फॉर गारमेंट, तो ये चीजें हैं कि हमने मशीन का क्या इस्तेमाल किया है, निडल हमने किस नंबर की सेट करी है, थ्रेड हमने किस नंबर का लगाया है। थ्रेड डेलिकेट कपड़ा है तो उसमें थोड़ा अच्छा यानी बड़े नंबर का थ्रेड होगा। अगर कोई ऐसी वर्दी या कुछ ऐसा प्रोडक्शन में कुछ ऐसा मोटा कपड़ा थिक वर्दा बन रहा है तो उसमें हम थ्रेड का इस्तेमाल थोड़ा छोटे नंबर का करेंगे। निडल भी हम बड़े नंबर की करेंगे, धागा छोटे नंबर का और निडल बड़े नंबर की।
हम उसमें डालने, जैसे कॉलर है, शर्ट है, तो कॉलर में डालने वाला जो मटेरियल है वो फ्यूजिंग है, वो किस रेंज की होना चाहिए, बुकरम है वो किस रेंज का होना चाहिए, फेसिंग पट्टी है वो किस रेंज का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमने कंप्लीट करके अगर अपना सैंपल तैयार किया है तो वो बिल्कुल दोष मुक्त होगा और उसमें कुछ नहीं होगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। और उससे जब ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रोडक्शन में गारमेंट, तो वो भी एकदम बेस्ट क्वालिटी के होंगे। तो एक बार इसको फिर से हम यही कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें एक सैंपल को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो अगर हम सारी चीज़ें कंप्लीट करके अपने सैंपल को तैयार करते हैं तो वो सैंपल हमारा गुड एंड बेस्ट क्वालिटी में, फिटिंग में, हर चीज़ में एकदम खरा उतरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।